हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस नियुक्ति पथ। आज हम लोग फिजिक्स का कंटिन्यूएशन सीरीज लेकर उसी का एक पार्ट लेकर आ रहे हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को डील करने वाले हैं जो कि नाइन्थ रिलेटेड होंगे। इसके दो पार्ट में हम लोग लेकर आने वाले हैं। ठीक है। तो उसके पहले अगर आपने अभी तक फिजिक्स का एट्थ क्लास का जो पूरे कॉन्सेप्ट है वो नहीं देखा है, आप जाकर देखिए। प्लेलिस्ट में यहाँ आप देख सकते हैं और उससे आपको आगे की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी और वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में, बिकॉज एग्जाम में यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और उसी में हम लोग फंस जाते हैं। तो इस चीज को हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो फिजिक्स का पार्ट है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो सेक्शन में लेकर के। अभी जो जो ये वीडियो आप देखेंगे इसमें पार्ट वन को रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है डील करेंगे कि कैसे एग्जाम में पूछा जाता है और कॉन्सेप्ट क्या है, और मैं पूरा डील करने का, फिजिक्स से डील करने का आपको तरीका बताऊंगा। और दूसरा पार्ट जो है एक कंटिन्यूएशन सीरीज जो आएगा, दूसरी पार्ट आप उस समय देख लीजिए। इसके लिए आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए कि जैसे ही वीडियो बनता है, जैसे ही हम लोग ये सीरीज लेकर का फाइनल पार्ट लेकर आते हैं तो आप उसको तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। So without any further ado, let's straight away jump to the topic and discuss the concept। तो पहले छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उसको डील कर लेते हैं कि क्या दिया हुआ है, क्या इसका मीनिंग है, क्योंकि ये आगे आपको यूज होने वाले हैं। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। ठीक है। तो ये पूछ रहा है पहला कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस क्या होता है कि हम अगर कोई एक पॉइंट से मूवमेंट स्टार्ट किए और दूसरे पॉइंट तक गए। जैसे मान लीजिए कि कोई एक राम था, राम ने ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया और पॉइंट बी पे गया। दैट मीन्स कि उसने जो पूरी दूरी कवर की ए से बी तक जाने में, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब बेसिकली दूरी होता है। अभी राम क्या है, या तो स्ट्रेट लाइन में भी जा सकता है, या तो कर्विलिनियर पाथ, ऐसा कुछ पाथ में भी जा सकता है, या कोई भी पाथ अगर उसको मन किया तो सर्कुलर में भी जा सकता है। तो कोई भी पाथ को वो कवर कर सकता है, या वो ट्रायंगल फॉर्म में जा सकता है कि राम ने यहां से स्टार्ट किया और फिर से यहां आकर ए गया। तो हमको पूछेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो हम लोग इस पॉइंट से मेजर करेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना चला। तो यहां से ये मेजर करेंगे, फिर यहां से ये मेजर करेंगे और फिर उसके बाद ये मेजर करके टोटल डिस्टेंस बता देंगे। ठीक है। ये आपको आई होप समझ में आया होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द टू टू पॉइंट। ठीक है। जैसे कि राम ने अगर पॉइंट ए से स्टार्ट किया, यहां से मूव करना, और ये ट्रेवल किया और फिर उसके बाद पॉइंट बी पे आया। अब जब पॉइंट बी पे आया तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये देखेंगे कि कितना दूरी तय किया राम ने पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में। जबकि हम जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो जाएगा? तो आप अगर यहां से स्टार्ट करें, ये मेरा पॉइंट ए है, तो ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहां से ये चीज क्लियर होता है कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दो कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है। जैसे कि आपको थोड़ा सा और बता देता हूं जिससे समझ में आएगा। तो कभी डिस्टेंस क्या होता है कि कभी कभी डिस्टेंस जो है बड़ा हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ही जीरो हो जाए। अगर सर्कल के फॉर्म में मूव करना स्टार्ट किया पॉइंट ए से और फिर उसी पॉइंट पे आ गया, तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अगर मान ली कि पॉइंट ए से मैंने स्टार्ट किया, पॉइंट बी पर आकर खड़ा हो गया, दैट मीन्स कि दोनों के बीच में दूरी कितना है? शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? जीरो। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था ये, अगर आपको डील करने में काम आएगा। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को मैं डायरेक्टली यूज करूंगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है मेरा टोटल डिस्टेंस बाई, जैसे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम। ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस बाई टाइम क्या हो गया आपका? ए हो गया आपका स्पीड। ठीक है। अब आप पूछ रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? तो जैसा अभी आपको मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट, इसमें करते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये आपको यहां से पूछा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो गया तो इसको वेलोसिटी बोलते हैं, और टोटल डिस्टेंस बाई अगर टाइम हो गया तो इसको स्पीड बोलते हैं। ये एक, इसके बारे में एक और चीज बताते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसका खुद का कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है। बट वेलोसिटी जब बोलेंगे तो पर्टिकुलर इसका डायरेक्शन होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी होता है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है।
और ये क्या है, आपका स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि अब क्या होगा, एग्जाम में आपको ऑप्शन के फॉर्म में ये सब चीजें दे देंगे और ये आपको अच्छे से आने चाहिए, तो आप वहां से ऑप्शन को कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मोशन को समझते हैं कि व्हाट इज मोशन। मोशन 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 क्या है, द मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल, उसको मोशन बोलेंगे। कोई भी पार्ट अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी गया और उस क्योंकि वो पार्टिकल ए से बी जाने में वो मूवमेंट किया, इसको बोलेंगे हम कि मोशन है। ठीक है, अब मोशन है तो अगर उसका कुछ डायरेक्शन होगा कि अगर मैं पॉइंट ए से बी गया तो मेरा डायरेक्शन जो होगा पॉइंट ए से बी की तरह होगा। ठीक है, तो ए आप देख रहे होंगे कि एक चक्का है। ठीक है, इस चक्का जो है आगे मूव कर रहा है, ये आप देख रहे हैं कि लीनियर मूवमेंट कर रहा है, ये आगे मूव कर रहा है। इसको अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बोले तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन मूवमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मूवमेंट, ट्रांसलेशन मूवमेंट। और जो पार्टिकल रोटेट कर रहा होता है इसको बोलते हैं रोटेशनल मूवमेंट। जब कोई चीज रोटेट कर रहा होता है इसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मूवमेंट। मूवमेंट, अगर कोई पार्टिकल ऐसा है कि केवल वो ऐसा सीधा का सीधा स्ट्रेट वे, जैसे कि मान लिए कि ऐसा एक ब्लॉक था, इसको आपने ऐसे यहां से धक्का दिया था, केवल इसमें ट्रांसलेशन मूवमेंट होगा। वही अगर चक्का है, चक्का को आप थोड़ा सा ऐसे फोर्स देंगे तो देखते होंगे कि वो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हम बोलेंगे कि रोटेशनल और ट्रांसलेशन मूवमेंट दोनों है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब लीनियर मोशन क्या है, लीनियर मोशन अगर कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो उसको बोलेंगे लीनियर मोशन हो रहा है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को दूसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन उसको बोलते हैं कि इक्वल डिस्टेंस में हम इक्वल इक्वल डिस्टेंस जो होता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम ट्रेवल कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर ट्रेवल करना स्टार्ट किया तो 5 सेकंड में मैंने कितना दूरी तय किया, 5 सेकंड में लेट अस अज्यूम कि मैंने 10 मीटर का दूरी तय किया। तो फिर जब अगला मैं जब 10 सेकंड पे पहुंचूंगा तो कितना दूरी तय करूंगा, 5 सेकंड में अगर 10 है तो फिर ये 5 सेकंड में कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। फिर अगर 15 में आ जाऊं तो कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 5 सेकंड में ये 10 किलोमीटर चला। यहां से भी 5 से 10 सेकंड के बीच में देखेंगे, 10 में से 20 घटाएंगे इतना 10 किलोमीटर चला। यहाँ पे भी देखेंगे कि 5 सेकंड, 10 सेकंड और 15वां सेकंड के बीच में जब टोटल 5 सेकंड यहाँ था तो दोनों के बीच में कितना दूरी तय किया, 20 से 10 के बीच, 30 के बीच में। यहाँ पे भी 10 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मीटर ट्रेवल किया, कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में 10-10 मीटर ट्रेवल कर रहा है। मतलब कि 5 सेकंड में ये 10 ट्रेवल कर रहा है। इसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अन नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, कि अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कि भाई पहला 5 सेकंड में उस कितना ट्रेवल किया, पहला 5 सेकंड में वो कितना ट्रेवल किया, तो 3 मीटर ट्रेवल किया। फिर बाद का 5 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, तो अगर मान लिया कि 5 सेकंड है और ये 10 सेकंड हुआ तो 5 सेकंड का गैप हो गया, तो ये कितना ट्रेवल किया, तो 7 किया। अगर मान लिया कि यहाँ 15 हो गया, तो जब 5 सेकंड का इंटरवल हुआ तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 20 कर गया। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जितने भी अगर 5 सेकंड में यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर हम इसको 5 सेकंड देखेंगे तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, 3 - 7 कितना हो गया, 4 मीटर ट्रेवल किया। जबकि आप देखेंगे कि नेक्स्ट 5 सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है, 13 मीटर मूव कर रहा है। दैट मीन्स कि अनइक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आ जाएंगे मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। अच्छा, ठीक है, कभी भी रेट मतलब क्या होता है, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, मतलब कोई भी चीज का, कि मतलब अगर कोई बोल रहा है कि आप किस रेट से काम को कर रहे हो, मतलब कि आप कितने समय में कितने काम को कर रहे हो, मतलब पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जैसा कि अभी आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको स्लाइड में लिखा हुआ दे दिए हैं ताकि आप इसको समझ सकते हैं। If a object travel a distance s s in time t, then the speed is equal to s by, जैसे मैंने आपको बोला कि जो स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। मैंने वो वहां पे वो लिखा था टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, लेटर से जो कि वो एस है, और ये टाइम कितना है, तो टी है, और मेरा स्पीड कितना हो गया, तो भी हो गया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि भी एस इक्वल टू यूटी, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाता है, डिस्टेंस। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आए।
कभी भी आपको फिर उसके बाद एवरेज वेलोसिटी निकालना होगा कि लेट अस अज्यूम कि आप घर से निकले, ठीक है, बाइक लेकर के 5 की स्पीड से चल रहे थे, फिर 10 से चल रहे होंगे, फिर 15 से चल रहे होंगे, 20 से चल रहे होंगे। तो आपका जो स्पीड होता है जब आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो इन जनरल आपका यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होता है, आप स्पीड चेंज कर रहे होते हो। तो जब आपको एवरेज निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी। कभी भी आपको अगर एवरेज वेलोसिटी अगर पूछेगा, एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। इससे यहां से इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, u प्लस वी बाई 2। अब आपको एग्जाम में ये सब चीज दिया हुआ, क्योंकि आगे जब हम साइंस की सीरीज लेकर आएंगे, आपको घटना चक्र का कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, पूरा पीवाईक्यू कराएंगे, तो उस समय ये सब आपको काम आएगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा अच्छे से, इसीलिए मैं पूरा डिटेल्ड बता रहा हूं, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं हो। मैं इस लेवल को बहुत अप करूंगा, जितने भी एग्जाम में पेपर आते हैं उस लेवल तक फिर आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है। बट ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान, यही छोटा छोटा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है। तो अभी अभी हमने पढ़ लिया रेट ऑफ, वहां पे स्पीड पढ़ लिया। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अभी तक क्या बोल रहे थे, डिस्टेंस को लेकर के बोल रहे थे कि भाई डिस्टेंस के जैसे चेंज हो रहा है तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। अब जब हम बोल रहे हैं कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, तो वेलोसिटी चेंज हो जिस रेट से हो रहा है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर वेलोसिटी मेरा 5 मीटर पर सेकेंड था टाइम टी में, ठीक है, टी इक्वल टू 1 सेकेंड में, और मान लिए कि यहाँ मेरा हो गया, फिर उसके बाद कितना हो गया, ये मेरा जो वेलोसिटी था 5 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड कितने टाइम में हो गया, तो टी इक्वल टू मान लेते हैं कि 5 सेकेंड में हो गया। अब आपको पूछ दिया कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो रेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाई जो टाइम लगा, तो 1 सेकेंड, जब पहला सेकंड था तो वो 5 मीटर पर सेकंड था, 5 हुआ तो कितना हो गया, 10। तो कितना चेंज हुआ, तो यहाँ पे 5 - 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 5/4। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। अब देखिए यही सेम चीज को लिखा हुआ है, v - u/टाइम, ठीक है। जब ए फॉर्मूला दिया हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पे इनिशियल टाइम को 0 मान रहा है, मैंने यहाँ पे क्या माना है, टाइम को 1 सेकेंड में स्टार्ट हुआ है। अगर आप कोई भी टाइम 0 पे स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको क्या हो जाएगा फॉर्मूला, v - u/t। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि मैं 1 सेकेंड में स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या करोगे, चेंज इन, बेसिकली यहाँ पे भी चेंज ही है, जैसे कि यहाँ पे कैसे है, v - u/, क्या हो, फाइनल माइनस टी। तो ये हो गया फाइनल टाइम टी लगा, इनिशियली हम 0 पे स्टार्ट किए थे, तो यही सेम कॉन्सेप्ट v - u/टी हो गया। आई होप ये चीज आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं। देखिए ये 3 कैनेमेटिक्स के जो फॉर्मूला है, दीज आर गोइंग टू बी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसको आप मेमोराइज कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करेंगे। जब इसका न्यूमेरिकल लेकर आएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा एप्लीकेशन और एग्जाम में कैसे डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल को कैसे इजीली करना है वो आपको समझ में, बट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आप यहाँ से ले लीजिए। v = u+at। कभी भी v क्या होता है, एक जनरल कन्वेंशन है, v मेरा क्या हो गया, फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी हो गया। v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ये आपको ध्यान देना है, ये एक जनरल कन्वेंशन है, इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या हो गया, एक्सेलरेशन। टी क्या हो गया, टाइम टेकन। एस क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल। ए में सब नोटेशन आपको बता दिया कि क्या होता है। एस क्या हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल हो गया, ठीक है। ए क्या हो गया, अगेन एक्सेलरेशन हो गया। तो मैंने सब आपको नोटेशन बता दिया है कि क्या होता है। अब जैसे मान लिया कि आपको एक बेसिक से एग्जांपल दे देते हैं, कि कोई भी गाड़ी है, उसका बोल रहा है कि इनिशियल स्पीड कितना दिया, स्पीड इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है कि जब गाड़ी को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उसका रेट दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद जो टाइम बोल रहा है कि मुझे पता करना है t इक्वल टू, सॉरी लेट मी जस्ट गो अगेन। सो t = 2 सेकेंड पे उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, तो पूछ रहा है कि फाइनल वेलोसिटी क्या है, ठीक।
डायरेक्ट आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का आपको चूज करना है कि कौन फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तो वो आपको पता चलेगा कि क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब आपको भी, आपको देख रहे होंगे कि यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, यू सॉरी, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो हम वी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो वी इक्वल टू क्या हो गया, यू प्लस ए टी। ठीक है, यू प्लस ए टी मतलब क्या हो गया, यू क्या हो गया 5, और प्लस ए कितना हो गया मेरा 2, और ए क्या हो गया आपका 2 सेकेंड टाइम हो गया। तो यहाँ से आप कर देंगे तो कितना आ रहा है 9 मीटर पर सेकेंड, उसका फाइनल वेलोसिटी होगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आया होगा, आई होप सो। ठीक है, अब इसी टाइप का अगर मान लिए कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अगर मान लिए कि कहीं पे दिया हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी मेरा दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है मेरा कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं रैंडम वैल्यू ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। और एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो बोल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बोल रहा है कि जब मेरा मेरा गाड़ी 3 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है, उसको मैंने एक्सेलरेट कर दिया, जैसे मैं गाड़ी से जा रहा हूँ 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहा हूँ, उसके बाद मैंने थोड़ा एक्सेलरेटर दिया और एक्सेलरेट कर दिया, फिर मेरा स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जब 3 से 5 के बीच में, जो जब 3 से मेरा 5 स्पीड हुआ, उसमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो क्या निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से उठाएंगे। देखिए आपको टाइम नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं, ए नहीं चूज कर सकते, तो आपको जुडिशियसली ये चूज करना है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू को डाल दीजिए। 2 इक्वल टू ए दिया हुआ है 1। ठीक है, आपको निकालना क्या है, एस को ये रहने देते हैं। वी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, वी हो गया 5, तो वी स्क्वायर माइनस, तो कितना हो जाएगा 25, 5 स्क्वायर। यू दिया हुआ है कितना 3, तो 3 से कितना हो गया 9। अब जब यहां से सॉल्व करिएगा तो 25 - 9 कितना हो जाता है 16, और ये 2 जो इधर मल्टीप्लाइड है यहाँ आ जाएगा 2। तो ये आप देख रहे होंगे कि 8 मीटर आ रहा है। यही आपको एग्जाम में करता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको बस होना चाहिए। एग्जाम में दो डेटा देगा और एक को गायब कर देगा, किसी तीसरे डेटा देगा, चौथे को गायब कर देगा। कभी ये दोनों को यूज करना पड़ेगा कि कभी आपको फाइनल वेलोसिटी निकाल लेना पड़ेगा, उसके बाद इसको में पुट करना पड़ेगा। तो ये सब जब भी हम न्यूमेरिकल लेकर आएंगे उसमें इसको पूरा डिटेल कवर करेंगे। आपको बेसिक्स मैंने समझा दिया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं बता ही देता हूं यहाँ पे कि ताकि आपको ध्यान में रहे। जैसे आप एक्सेलरेशन के बारे में सुना होगा, एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है कि आप उसको स्पीड आपका बढ़ते जा रहा है। अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो 3 मीटर पर सेकेंड हो गया। वही जबकि अगर रिटार्डेशन दिया हुआ है, दैट मीन कि स्पीड उसका कम होगा। और जब आपको रिटार्डेशन दिया हुआ रहेगा, अगर कहीं पे भी रिटार्डेशन दिया हुआ रहेगा, रिटार्डेशन दिया हुआ है तो क्या लेंगे हम वेलोसिटी को, यहाँ आप एक्सेलरेशन को कितना ले लोगे, निगेटिव ले लोगे। एक्सेलरेशन को क्या लेना है, निगेटिव लेना है। कभी भी अगर वेलोसिटी कम हो रहा है, कि जैसे दिया हुआ है कि इनिशियली अगर 5 मीटर पर सेकेंड है और फिर उसके बाद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन मतलब होता है उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है। आई होप ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, सब आगे यूज होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद जाते हैं यूनिफॉर्म मोशन इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। कोई भी चीज अगर सर्कल के फॉर्म में मूव कर रहा है, उस मोशन को बता रहा है कि सर्कुलर मोशन हो गया। सर्कुलर मोशन, अब जैसे मान लिए कि रेक्टेंगल अगर एक उठाते हैं, तो एक कोई इंसान जो है पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, पॉइंट ए से बी गया, फिर बी से सी गया, सी से डी गया, और डी से फिर से ए तक आ गया। तो ये क्या हो रहा है कि एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। एक एक फिक्स इंटरवल पे अगर वो सेम डिस्टेंस सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करेगा तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। आप सर्कुलर मोशन यहाँ देखिए कर रहा है रेक्टेंगल के फॉर्म में, यहाँ पे आपको कर रहा है हेक्सागोन के फॉर्म में, यहाँ पे कर रहा है एक ऑक्टागोन के फॉर्म में, अब यहाँ पे कर रहा है सर्कुलर के फॉर्म में। आप एक चीज यहाँ नोटिस कर रहे हैं कि रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि एक डायरेक्शन में चल रहा है, फिर डायरेक्शन बी पे चेंज हो रहा है, फिर सी पे चेंज हो रहा है। मतलब कि वेरी ऑफन डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, इट इज टेकिंग अ टाइम टू चेंज द डायरेक्शन, मतलब तुरंत का तुरंत चेंज नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे हेक्सागोन में कि यहाँ पे डायरेक्शन इसके कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी चेंज हो रहा है, ठीक है, हेक्सागोन में। आप ऑक्टागोन में देख रहे होंगे कि इसका इसका जो डायरेक्शन है हेक्सागोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा क्विक हो रहा है। आप सर्कुलर में देखिएगा कि हर पॉइंट पे ही इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है।
ठीक है। अगर उसकी अगर उसकी जैसे आपको यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, उसको एक बार पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। ओनली चेंज इन वेलोसिटी इज ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है तो उसका जो वेलोसिटी मूव, क्योंकि मैंने पीछे बता चुका हूं कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है। तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो आपको क्या कर सकता है, ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ इसको एग्जाम में आपको ऑप्शन के तौर पे दे सकता है। तो मैं ये सब चीज समझा दे रहा हूँ, और जब मैं न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा वहां पे आपको पता और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। आई होप कि मैं इस टॉपिक को जस्टिस दिया हूँ। आप एक देख रहे होंगे यहाँ पे एक दिया हुआ है टर्म V = 2πr/t। भी अगर अगेन अगेन सेम क्या करना है, टोटल डिस्टेंस बाई टाइम निकालना है मेरा। तो अगर कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2πr। ठीक है। और उसके बाद टाइम, जो जितना टाइम लगा उसके टाइम कर दिए, तो उससे क्या निकले, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है। तो मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज देयर फॉर एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो वो क्या है, एक्सेलरेटेड मूवमेंट होता है। ठीक है। तो अब क्या होता है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, जैसे मान लिए कि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जैसे आपको एक और चीज समझाता हूँ, इसको आप पढ़िए, ये दो कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी का है, तो हो सकता है चांसेस है कि इस टाइप के स्टेटमेंट पूछ देते हैं ऑप्शन में। इफ एथलीट मूव्स विथ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, कि अब एक जो एथलीट है 2 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर पाथ में, जैसे कि फील्ड में मूव कर रहा है तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है। जबकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, कि मतलब मैग्नीट्यूड मतलब कि 2 मीटर पर सेकेंड से स्पीड से मूव कर रहे हैं तो उसी स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, वही चीज दिया हुआ है along the circular path, the only change in his velocity is due to change in the direction। मतलब बस केवल उसका जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है। The motion of the athlete moves along the circular path is therefore an example of accelerated motion। यहाँ पे भी accelerated motion है, बट यहाँ acceleration मैग्नीट्यूड के कारण चेंज नहीं हो रहा, बस केवल डायरेक्शन के कारण चेंज हो रहा है। ठीक है। तो कभी कभी क्या देगा कि द एथलीट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ इज एक्सेलरेटेड मोशन, इज नॉट एक्सेलरेटेड मोशन। तो इस टाइप का आपको क्या करेगा, स्टेटमेंट में दे देगा और वहां पे आपको टेस्ट कर लेगा। तो आप आई होप कि इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स वो होता है, कोई भी चीज बैलेंस बोलते हैं। बैलेंस मतलब क्या हो गया कि जब जब कोई भी चीज इक्वल और अपोजिट मेजर में हो तो हम बोलते हैं कि वो चीजें बैलेंस्ड है। ठीक है ना, कि मतलब उसका जो, अब जैसे मान ली कि ब्लॉक है, ये ब्लॉक को जो जो अगर दो लोग मूव कर रहे हैं तो ये कुछ फोर्स लगा रहे होंगे। ये जो फोर्स लगा रहे हैं नीचे से, एक जो वुडन ब्लॉक है और ये जो नीचे जो सरफेस है, ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एक अब ब्लॉक मूव नहीं कर पा रहा है तो इसको क्या हम बोलेंगे कि ये एक बैलेंस फोर्स लग रहा है। क्योंकि अगर 5 अगर न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो नीचे से फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन का ऑफर कर दिया जा रहा है, तो इसका मतलब वो बैलेंस है। अगर ये ब्लॉक मूव करने लगेगा तो दैट मीन्स इट इज नॉट इन द बैलेंस, इट इज नॉट द बैलेंस फोर्स। क्योंकि अब क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इसका मतलब कि जो यहाँ पे लोग फोर्स लगा रहे हैं ये ज्यादा लगा रहे हैं फ्रिक्शन से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कभी भी इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स बोलते हैं। आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको तीनों लॉ के बारे में मैं समझा दूं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले इनर्शिया को समझ लेते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अनलेस देर इज एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तब तक वो जो सेम स्टेट में होगा उसी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। जैसे मान लिए कि अभी आपका एग्जाम नहीं है, तो आप उसी स्टेट में रहना चाहते हैं, मतलब कि ठीक है कर लेंगे ऐसा रहता है। लेकिन जैसे ही एग्जाम आता है तो आपका क्या होता है, जो इनर्सिया रहता है वो ब्रेक हो जाता है, कि मतलब जो आप थोड़ा सा लेड बैक लेजी रहते हैं, वो आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, एग्जाम, वो आपका वो तोड़ देता है। ठीक है। तो इट्स लाइक कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स रहेगा, आप निजी जिंदगी में भी इसको लगा सकते हैं, तो लॉ ऑफ इनर्सिया इसको बोलते हैं। ठीक है।
कि और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर मूवमेंट कर रहा है तो मूवमेंट करेगा, अनलेस उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डील कर लिया। दूसरा पढ़ते, ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। कि अगर जैसे आप अपन खुद का एग्जांपल ले लीजिए कि आप जो कर रहे होते हैं, आपको अगर कोई पढ़ने के लिए बोले, जो स्टेट जो कर रहे हैं बस वही करने का मन कर रहा होता है, ठीक है ना। आप कोई भी चीज अगर आपको कोई थोड़ा चेंज बताता है कि आप ऐसे कर लो, तो आप उसको रेसिस्ट करते हैं। इन जनरल जो है, दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, कि आपको क्या करना है, कुछ चीजें रेसिस्ट करता है। द ऑब्जेक्ट रेसिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। अगर एक 5 kg का ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाना चाहेंगे, तो रेसिस्ट करेगा। रेसिस्ट कैसे करेगा, उस पर खुद पे फोर्स लगाएगा, नहीं मूव करने का, फ्रिक्शन लगाएगा, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन लगेंगे। मतलब कि वो उस चीज को क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा, कि मतलब उसको नहीं होने देगा। ठीक है, तो ये सब आपको स्टेटमेंट के तौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई कैन टेल यू कि दिस इज आस्क्ड क्वाइट ऑफन इन द एग्जाम, सो यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दैट। ठीक है, अब आ जाते हैं द टेंडेंसी ऑफ अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग इन द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। सेम चीज को क्या बोल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस के फॉर्म में लिखा हुआ है, ताकि अब एग्जाम में क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट दे देगा, तो आपको इस चीजों को, स्टेटमेंट को थोड़ा समझ लेना है। ठीक है, अगर आपको स्टिल अगर किसी भी तरह का डाउट होता है, या आप एक दो न्यूमेरिकल ट्राई करिए, ऐसे तो मैं कराऊंगा ही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन कर लेंगे, तो वहां से आप मुझे भेजेंगे, आई विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन फॉर दैट। ठीक है, विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा इनर्सिया और मास का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, इनर्सिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मोशन। इनर्सिया क्या है कि अगर जो स्टेट में है उसी स्टेट में रहना चाहेगा, उसको चेंज को रेसिस्ट करेगा, इसको बोलते हैं इनर्सिया। अब जो टैंक है, ये टैंक अगर पड़ा हुआ है तो ये पड़ा हुआ रहेगा, अनलेस ये अपने खुद से मूव नहीं करने वाला, जब तक कि आप इस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। तो आपको अगर इनर्सिया को तोड़ना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप जो स्टेट में, आप अगर लेजी हो तो लेजी रहना चाह रहे हो, बट आपको एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा कि एग्जाम होगा तो आपको कुछ अचीव कर लोगे, तो एक एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, आपका वो इनर्सिया को तोड़ देगा, आप फिर से पढ़ने चालू कर देंगे। ठीक है, आप, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद आते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एक क्या था हमारा, इनर्सिया था, इनर्सिया के था, ठीक है ना, कि अनलेस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अगर, अब फिर से बेसिक रिकैप बता देता हूं, कि अगर जो जो ऑब्जेक्ट अगर सेम स्टेट ऑफ थिंग में रहना चाहेगा, उसको बोलेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। और जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स वाला बात आ जाता है, तो ये इसी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर। ठीक है, अब आ जाती है इनर्शिया और मास। इनर्शिया क्या होता है और मास क्या होता है। इनर्शिया आपको बता दिया, आपको समझ में आया होगा। मास एंड ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया। ठीक है, मास क्या होता है, इट्स एन मेजर ऑफ इनर्शिया। आपको एग्जाम में दे सकता है कि इज मास द मेजर ऑफ इनर्शिया, तो आपको इस चीज को ध्यान देना है कि मास क्या है, एक मेजर ऑफ इनर्शिया है, कि अब जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा, कि उसी से अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया है कि नहीं है, तो हम उसके मास से पता कर लेंगे, अगर उसका मास होगा तो उसका इनर्शिया है। ठीक है, दिस सम मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आई होप ये समझ में होगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डील करते हैं। तो इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन देयर मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर मान ली कि सबसे पहले मोमेंटम समझ लेते हैं। मोमेंटम को सबसे पहले आपको क्या करना है, मोमेंटम को एक नोटेशन से रेफर करते हैं, जिसको पी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम। आपको ये जहां भी मिले तो मोमेंटम ही रहेगा, एक जनरल नोटेशन है जो कि यूज होता है। एम मास को बोलते हैं और वी वेलोसिटी को बोलते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ होगा। तो कभी भी मोमेंटम देगा तो ये बोलेंगे पी इक्वल टू एम वी। अगर एग्जाम में मास और वेलोसिटी दे दिया, पूछ दिया कितना मोमेंटम है, तो एम वी हो गया। ठीक है, अगर मान लिए कि ये मोमेंटम जैसे आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा था, अगर 5 सेकंड पे कुछ वेलोसिटी था, 10 सेकंड पे कुछ वेलोसिटी था, तो हम क्या करते थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इक्वल टू उसको बोलते थे एक्सेलरेशन। वैसे ही अगर हमको फोर्स निकालना होगा, तो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट, इसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। इसी को बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसको, अब आपको मोमेंटम समझ में आ गया। मोमेंटम क्या होगा, पी इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो ये आप जो स्लाइड देख रहे हो यहाँ पे, डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड इट्स डायरेक्शन डिपेंड ऑन द सेम ऑफ द वेलोसिटी। इसका जो डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नीट्यूड मास पे डिपेंड करेगा और वैल्यू पे, और वी वेलोसिटी जो होता है, जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही इसका मोमेंटम होगा। ठीक है,
आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको। तो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेंज इन मोमेंटम अगर पूछेगा, मोमेंटम हो गया, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। वैसे ही चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया, P2 माइनस P1 हो गया। P2 को क्या लिख सकते हैं, m1 इंटू वी, और P1 क्या लिख सकते हैं, m1 इंटू यू। यू क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, जैसे आप मैंने जनरल नोटेशन बताया था। अब v हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो एम भी माइनस एम यू क्या हो गया, मेरा चेंज इन मोमेंटम हो गया, ठीक है। तो हम मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू वी माइनस यू। यही अब रेट ऑफ चेंज ऑफ किसी चीज का कभी भी आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो वही क्या हो रहा है, फाइनल वेल, तो ये रेट ऑफ चेंज तो यहाँ निकाल चुके हैं, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम, ये मेरा क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल गया। अब जब मान लिए कि इसको अगर एक कभी भी इस टाइप का फॉर्म में हो और ए फोर्स के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ एक कांस्टेंट दे करके हम क्या किए, उसको हटा दिए। तो यहाँ से मेरा फोर्स इक्वल टू क्या आ गया, के एम है। आपको सिंपल ध्यान रखना है, मैं एक चीज बता देता हूँ, कभी भी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, ये चीज आप ध्यान रखें, यहाँ से मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। आप आपको सिंपल बता देता हूँ कि कैसे आता है। ए हो गया मेरा मास, मास हो गया। एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। आप देखिए ये वाला इक्वेशन कहीं ना कहीं हम लोग लेकर आ गए। आपको बस कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब क्या होता है कि जितना भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसी को करेंगे तो क्या मिल जाएगा, मेरा फोर्स निकल जाएगा। तो आपको क्या करेगा, स्टेटमेंट में दे देगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, नोटेशन ध्यान में रखना है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब आप बेसिक एग्जांपल देके देखते हैं कि जब क्रिकेटर जो होता है, जब बॉल को कैच करता है, तो जब बॉल पकड़ता है तो वो खुद के डायरेक्शन में अपने हाथ का मूवमेंट करता है। व्हाई, बिकॉज इट टेक्स अ टाइम। वो एक क्या करता है, उस जब वो सेम स्पीड से आता है, तो अब उसको क्या होता है कि अगर मान लिए कि जैसे मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, अगर मान लिए कि बॉल वेलोसिटी से आ रहा था v वेलोसिटी से, एंड यू इंस्टेंटली अप्लाइड द फोर्स एंड यू कॉट द बॉल राइट देयर, तो इससे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत जल्दी हो गया, कि जो फोर्स, जो मोमेंटम का चेंज था वो बहुत जल्दी हो गया। तो अगर मोमेंटम का चेंज बहुत जल्दी हुआ, दैट मीन्स कि एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा। एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा मतलब क्या हो गया, कि वो हाथ को हर्ट भी कर सकता है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको। तो बॉल को क्या करते हैं, बॉल को पकड़ के पीछे खींचते हैं, जिससे क्या होता है कि बॉल को मोमेंटम चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। अगर मैं इसको मैथमेटिकली बताऊं कि क्या करता है, तो आपको समझ में आएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कि अगर फोर्स क्या हो गया, एम भी हो गया फाइनल वेलोसिटी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। अब ये जो वेलोसिटी चेंज होने में जो टाइम लग रहा है ना, इस टाइम को बढ़ा देता है। कि अगर वो तुरंत पकड़ते, तो ये क्या कर रहा है, टाइम को बढ़ा दिया। अब मान लिए कि जैसे ही टाइम को बढ़ाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू छोटा हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है चीज को। अगर मान ली कि 5/3 है और 5/4 है, तो ये वाला वैल्यू बढ़ा दिया तो क्या हो गया, पूरा संख्या छोटा हो गया। उसी तरह से यहाँ अगर टी को मैंने बढ़ा दिया, तो क्या हुआ, पूरा फोर्स का वैल्यू कम जाएगा। अब फोर्स कम लगेगा तो हाथ को हर्ट नहीं करेगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा मैंने। अब उसके बाद आ जाते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यू मस्ट हैव हर्ड दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट्स अ मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जांपल गिवन इन एवरीवेयर, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि कभी भी एक्शन का रिएक्शन होता है, अगर एक्शन करोगे उसका रिएक्शन भी आएगा। तो आप इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आई होप आप थोड़ा समझते होंगे। एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द फोर्स आर इक्वल एंड अपोजिट। कि अगर मैं 5 किलो न्यूटन का अगर वॉल पे फोर्स लगा रहा हूं, वॉल विल ऑल्सो जनरेट 5 किलो न्यूटन ऑफ फोर्स अगेंस्ट मी, ठीक है। अगेंस्ट, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स को लगाएगा। अगर मैं 5 किलो न्यूटन का वॉल पे फोर्स लगा रहा हूं, तो सेम फोर्स विल बी एक्सर्टेड बैक टू मी बाय द वॉल, ठीक है। इसी को बोलते हैं, जैसे मान ली कि स्प्रिंग है, ठीक है। स्प्रिंग को पकड़ के खींचिएगा, जब ऐसे दो स्प्रिंग को अटैच करके खींचिएगा, तो आपको क्या बताएगा कि दोनों में सेम रीडिंग बताएगा। ये जो रीडिंग होगा ये सेम बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों, अगर ए 5 किलो न्यूटन से अगर एक खींच रहा है इसको,
तो ए 5 किलो न्यूटन से, तो ए भी 5 किलो न्यूटन से खींच रहा है, ठीक है, तो बैलेंस है। आई होप ये चीज समझ में आई। यहाँ गन का बैरल देखिए, अगर गन के बैरल से अगर मैं फायर करता हूँ, as soon as we fire, if the same thrust is applied back on the barrel of the gun, ठीक है, तो बैरल पे एक फोर्स लगता है, ठीक है, तो आप देखते होंगे कि पहले ऐसे कंधे में बंदूक को लगा करके चलाया जाता है, ताकि उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो 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 रिक्वायर्ड फोर्स होता है, जो पीछे डायरेक्शन में आता है, तो वो क्या, जैसे अगर मान ली कि ये जो कुछ सर्टेन मोमेंटम से आया होगा, यहाँ पे मोमेंटम क्या, ये क्या करे, एमबी से जा रहा है, तो ये क्या होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और ये फोर्स क्या कर सकता है, हाथों को हर्ट कर सकता है, या इट कुड हर्ट द ह्यूमन। तो उसके लिए जब भी कभी गन को चलाया जाता है, तो इट इज ऑपरेटेड इन वेरी सोफिस्टिकेटेड वे। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। जैसे मान ली कि नाव 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 से अगर जब भी जंप करते होंगे, आपने कभी देखा होगा कि डॉक के पास में अगर आप खड़े हैं, तो जैसे ही आप नाव से अगर जंप करेंगे आप लैंड पे, तो क्या करता है, नाव पीछे साइड में मूवमेंट लगता है, क्योंकि हम आगे डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो आगे डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वो नाव क्या होता है, आपका जो किनारा होता है, जो बैंक होता है, इट स्टार्टेड टू मूव अवे। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया होगा। तो एज द सेलर जंप फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन, द बोट मूव बैकवर्ड। अब आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट दे दिया कि जब सेलर जंप करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, द बोट मूव बैकवर्ड, तो एक कौन सा लॉ ऑफ मोशन हो गया। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अच्छा पीछे जा रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो कौन सा हो गया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हो गया। आई होप ये चीज क्लैरिटी मिली होगी। अब आ जाते हैं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि ग्रेविटेशन का है। ग्रेविटेशन क्या होता है, कोई भी दो मास के बीच में, ये न्यूटन ने दिया था, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ग्रेविटी को समझने के लिए यूज होता है। कोई भी दो अगर बॉडीज ले लेंगे, उसके दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होता है, जिसको हम बोलते हैं एफ इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। डी क्या हो गया, दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस हो गया, डी क्या हो गया, दो बॉडी के बीच में डिस्टेंस हो गया। एम क्या हो गया, ए लेटर से जूम, ए का मास एम हो गया, और बी का मास यहाँ पे स्मॉल एम हो गया। और ए क्या है, ए एक बोलते हैं, कैपिटल जी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको किसने दिया था, हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। हेनरी कैवेंडिश ने इसका 1771 में इसका निकाला था, जिसका वैल्यू होता है, कैपिटल जी को कभी भी स्मॉल जी से कंफ्यूज नहीं करना है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज द जो जो भी क्या होता है, जो ग्रेविटेशन लगता है, ये उस चीज को बोल रहा है। ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट होता है। ठीक, अब ये चीज समझ में आया होगा कि कोई भी दो मास के बीच में लग रहा होता है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दे दूं कि जैसे सन और मून है, सन और मून के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, हाँ बिल्कुल लग रहा होगा। तो अगर सन का मास ले ले, मून का मास ले ले, और उस दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करके स्क्वायर कर दे, और जी का वैल्यू आपको ऑलरेडी कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। फोर्स किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो एम पे दोनों के मास पे और डिस्टेंस पे। अब एग्जाम में क्या कर देगा, अगर बोलेगा कि दो पार्टिकल है, दोनों के मास एम है, अगर मैं डिस्टेंस को क्या कर दूं, आधा कर देता हूं, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस को आधा कर दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट को अगर बोल रहा है किसी क्वेश्चन में कि दोनों, एक का मास एम है, दूसरा का मास स्मॉल एम है, और दोनों के बीच डिस्टेंस जो डी था उसको डी बाई टू कर देते हैं, तो कितना फोर्स लगेगा। तो अगर ऐसा बोल रहे हैं तो जब कैलकुलेट करेंगे तो ये तो सेम ही है मास दोनों का। अब बोल रहा है कि उसको मैं डी बाई टू कर दिया, तो डी बाई टू का स्क्वायर अब होगा। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर बाई फोर ऊपर चला जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इनफैक्ट कितना लगेगा, 4 टाइम्स लगेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में दे देते हैं, और वो बोलता है, अब आपको ऑप्शन में दे देगा 4 टाइम लगेगा, 6 टाइम लगेगा। तो बस ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है, एंड यू कैन डू द प्रॉब्लम वेरी वेरी एजिलिटी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ आपको स्टेटमेंट एनसीईआरटी को रेफर करते हुए दिया हूं, क्योंकि एग्जाम में हमेशा क्या करता है, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट को कोट कर देता है ऑप्शन में, आपसे पूछता है कि कौन सा सही है। इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन का से क्या क्या फायदा होता है, किस किस चीज को होता है। जैसे एक बोलता है कि फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। अगर मान लिए कि ग्रेविटेशन नहीं होता तो क्या होता है,
क्या होता, हम ऐसे ही फ्लोट कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा होगा कि सुधांशु शुक्ला गए थे स्पेस में, तो वहां क्या है, माइक्रो ग्रेविटी है, बिल्कुल ग्रेविटी नहीं है, माइक्रो ग्रेविटी बोलते हैं उसको। तो वहां क्या होता है कि वो वहां पे फ्लोट कर रहे थे, वहां पे अपने लैपटॉप को ऐसे छोड़ दे रहे थे सिंपली, या कोई भी चीज को पानी पीना है, ऐसे ग्लास रख दिए, ग्लास गिर नहीं रहा तो ऐसे फ्लोट, वही अर्थ पे वो सेम स्थिति होने लगता है। इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर डेली लाइफ कि कैसे चीजों को करना होता है। ग्रेविटी हम लोग को कहीं ना कहीं अर्थ से बांध के रखता है, इट बाइंड्स अस टू अर्थ। अगर सेव पेड़ से गिरता तो ऐसे ही हवा में फ्लोट कर रहा होता, वो नीचे नहीं गिरता, हम लोग खा नहीं पाते। मतलब आई एम सेइंग इन ए सेंस कि ग्रेविटी का इंपॉर्टेंस वहां पे रहता था। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो अब एक क्या होता है कि मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, अब मोशन कर रहा है मून जो अर्थ को, एक किसके कारण से कर रहा है, ग्रेविटी के कारण से कर रहा है। अगर ग्रेविटी, अगर क्योंकि दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, बाइंड करके रखे हुए हैं, तो दोनों अपना फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में। अब जैसे मून है, ये मूव कर रहा होता है इसके गोल गोल अर्थ के, आपको पता ही होगा कि अगर अर्थ है, ये मून है, ये ट्रेवल कर रहा होता है, और अर्थ किसको मूव कर रहा होता है, सन को कर रहा होता है। तो कहीं ना कहीं मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन हो गया, या मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ हो गया। और अब एक और चीज देखिएगा, द टाइड बिटवीन द मून एंड द सन, एक और चीज है। अब जो मून और अर्थ के बीच में जो टाइड होते हैं, आपने देखा होगा कि समुद्र में ज्वार भाटा जो होते हैं, वो किसके कारण से आता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल इटसेल्फ। कि जो क्या करते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है, मून भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं ना, तो वो क्या करता है, पानी को खींचना चाहता है, तो उसके कारण से ये मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं टाइडल फोर्स जो लगता है उसके कारण से। तो ये चार कॉन्सेप्ट ग्रेविटी के कारण आपको ध्यान में रखना है। कभी भी ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यू टू ग्रेविटी, या विच ऑफ द फॉलोइंग हैपन ड्यू टू ग्रेविटी, और ऑप्शन को चेंज कर देगा। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना, मैं बता रहा हूं, इन्हीं सब कॉन्सेप्टों से पूछा जाता है और हम लोग उसी में फंस जाते हैं, तो बस इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल ये चीज होता है कि कोई भी चीज गिर रहा है, सिर्फ उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, नो अदर फोर्स एक्टिंग अदर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ड्रैग फोर्स लग रहा होगा बहुत, सॉरी, अलग अलग तरह के फोर्स लग रहे होंगे, ठीक है। बट इन जनरल कोई ऐसा फोर्स नहीं लग रहा होता, कौन सा फोर्स लग रहा था, केवल ग्रेविटी लग रहा होता है। Object falls toward the earth and acceleration is involved, किसका, acceleration due to gravity, acceleration due to अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो लगता है, उसके कारण फ्री फॉल होता है। ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जो इसको क्या बोलते हैं, अगर मैंने बॉल को अगर 5 मीटर पे ले जाके छोड़ दिया, बॉल गिरने लगा, तो वो जब गिर रहा तो उस पे जी लग रहा होता है, किसको, उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब अर्थ का जो खुद का मास है उसके कारण जो ग्रेविटी हो रहा है, ठीक है। देखिए हर बॉडी का ग्रेविटी होता है, अगर छोटा से छोटा मास भी है उसका ग्रेविटी है, बट उसका, अब जैसे ह्यूमन है, इतना छोटा है कि इसका कुछ ग्रेविटी को पता ही नहीं चलेगा। जबकि अर्थ क्या होता है, बहुत बड़ा है, तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाता है, 9.8 का आता है। उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो आपको इस सब चीजें ध्यान देना है, क्या होगा एग्जाम में आपको यूनिट से भी मारने होते हैं, तो उस चीज को आपको समझ के रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेट भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, जैसा कि अभी अपने मास पढ़ा था। मास क्या होता है, मास एक ऐसा क्वांटिटी है, इट डज नॉट चेंज। अगर 2 kg का मास अगर अर्थ पे है और इसको आप मून पे ले जाओगे, तो मास सेम का सेम ही रहेगा, मास नहीं वेरी करता, मास इज ए कांस्टेंट थिंग, ठीक है। जबकि मतलब मास क्या होगा, कोई भी चीज अगर एक क्लोज स्पेस में कितने आपस में क्लोज है, वो भरा हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, मास। अब मास को जो ग्रेविटेशनल फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू, उसी को बोलते हैं क्या, वेट। अब जैसे मैंने गया दुकान में, मैंने बोला कि जैसे जैसे कोई भी चीज हुआ कि अगर मान ली कि उसका वेट होता है, और जैसे मास बोल रहा है तो उसमें ग्रेविटी नहीं लग रहा है। एक चीज को ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्या बोलेगा कि अगर 10 केजी अगर यहाँ पे अर्थ पे है, तो मून पे ले जाएंगे तो उसका मास क्या हो जाएगा, इट रिमेन कांस्टेंट, इट विल चेंज, इस टाइप के स्टेटमेंट दे देगा। तो मास कभी भी वेरी नहीं करता है, वेट वेरी करेगा, क्यों करेगा, आई लेट यू नो। तो मास क्या होगा, मास क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन की ऑन विच प्लेस यू आर ऑन द अर्थ, मून,
और एक्सेट्रा। जबकि वेट वेरी करता है। आप जैसे आपने सुना होगा कि जब आप जाइएगा मून पे तो वहां पे ग्रेविटी कितना हो जाता है, G/6 हो जाता है। ठीक है। अर्थ पे है तो क्या होता है, ग्रेविटी जी होता है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको। तो कभी भी वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। और मास क्या हो गया, मास वेरी नहीं करेगा। अब जैसे मान लिए कि वेट अगर मून पे जाएंगे और इसका मास सेम है और जी है, तो मून पे कितना हो जाएगा इसका वेट, कितना हो जाएगा, मास इनटू G/6, जैसे कि अभी आपको बताया। ठीक है। अब मून का ग्रेविटी देख रहे होंगे कि कम है, 1/6 है। क्यों? क्योंकि उसका मास छोटा है। अभी आपको बताया था ना कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है मास पे डिपेंड होता है। आपको इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन में दे देगा और आपको पूछ देगा इस प्रॉब्लम को। एक और कॉन्सेप्ट है जो कि डील करते हैं हम लोग, व्हाट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट क्या होता है, इट इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ फोर्स, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सन। कि अगर मान लिए कि कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर अगर फोर्स लग रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलेंगे। अगर कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को समझ में रखना है। और अगर फोर्स पर यूनिट एरिया लग रहा है तो क्या बोलेंगे, प्रेशर। तो प्रेशर का कभी भी अगर फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब जैसे आप नील देख रहे हैं, नील है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उसका सरफेस एरिया बहुत छोटा है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा बड़ा है। ठीक है। तो यहाँ जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, यहाँ एरिया ज्यादा है, तो ये क्या हो रहा है, प्रेशर यहाँ पे क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो आपको हाथ हर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे जब एरिया कम है और जब फोर्स तो सेम ही लग रहा है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्स इज थ्रस्ट इज बेसिकली फोर्स एंड प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। बस इसी चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि मोटर जो ट्रक होते हैं बोट के, उसका क्यों वाइडर टायर होते हैं, वाइडर टायर होगा तो क्या होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा होगा, सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस पे क्या लगेगा, एरिया ज्यादा है तो ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो उस पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम लगेगा। एरिया अगर ज्यादा हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि कभी भी बीच वगैरह होता है जहाँ पे बालू होते हैं, उस पे अगर गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप अगर साइकिल से ऐसे चलाइएगा तो बहुत मुश्किल होगा, उसका हवा निकाल दीजिएगा फिर चलना आसान हो जाता है। क्योंकि जब हवा भरा रहता है तो उसका सरफेस एरिया आप देखिएगा कि क्या होता है, साइकिल का छोटा हो जाता है। तो सरफेस एरिया जैसे ही कम आ तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। तो आप बालू में सिंक करने लगिएगा। ठीक है, इस चीज को आपको समझना है बस। यही दो कॉन्सेप्ट है। आपको ये क्या करेगा, यही सेम सेंटेंस बोला मैंने, ऑप्शन में दे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तीन इनकरेक्ट देगा और एक सही दे दिया और आपको पूछ देगा और आपसे सॉल्व कराएगा। ठीक है। तो अभी जैसे मैंने क्या बताया, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट इज नथिंग बट द फोर्स, जो फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया लगता है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट। तो वही फोर्स पर यूनिट एरिया है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेशर हो गया। एक क्विकसेंट का कंडीशन है, वहां पे क्या है कि जब दलदल, क्विकसेंट मतलब दलदल, दलदल में अगर कोई इंसान ऐसे सीधा खड़ा है तो क्या होता है, ही विल स्टार्टेड टू सिंक इन। तो उससे क्या सजेस्ट किया जाता है कि लेट जाओ, लेटेगा तो क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही बढ़ेगा तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो क्या होगा, आप सिंक नहीं करोगे। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, आपको दे देगा एग्जाम में ये चीज को और पूछ देगा आपको। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रेशर इन फ्लूइड क्या होता है। अब मैंने सॉलिड पे पढ़ लिया। अब कोई भी देखिए, ये जो एक ग्लास ऑफ वाटर है उसके अंदर एक छोटा सा पार्टिकल को उठाते हैं। अब वो जब छोटा पार्टिकल को आप स्टडी करिएगा, ऐसा जब आगे कॉन्सेप्ट में पढ़ा जाता है तो वो चारों तरफ से उस पे फोर्स लग रहा होता है। चारों तरफ से सेम प्रेशर लग रहा होता है, मतलब फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया तो प्रेशर हो जाएगा, तेल लग रहा होता है। सेम इन ऑल डायरेक्शन, अगर कोई पॉइंट ये जो होगा वाटर का, ये देखिएगा तो इस पे चारों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है वाटर में। ठीक है। लिक्विड एंड गैस, अब एक और चीज, लिक्विड और गैस दोनों को क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। अभी मैंने बस डाल दिया आपको थोड़ा सा समझने के लिए। सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स वेट, सॉलिड सॉलिड जो प्रेशर लगाता है, सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस, वो किस कारण से, केवल वेट के कारण लग रहा है। कि जैसे मान लीजिए आप अगर खड़े हैं तो आप पे वेट के कारण खड़े हैं, एक फोर्स लग रहा है जो कि यहाँ इस पे लग रहा है। जबकि अगर पानी है तो आपको मैंने क्या बोला, चारों डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है। फ्लूइड है वेट, या ऑफ कोर्स दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस
एंड द वॉल ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर इनक्लोज। तो मतलब एक ऐसा नहीं कि खुद ही तो लगा रहे हैं, और ये अपने सराउंडिंग में भी प्रेशर लगा रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने गिलास में पानी है, तो जब पानी खुद का वेट लगा रहा होगा जो कि बेस पे लगा रहा होगा, और जो पानी है वो चारों तरफ वॉल पे भी लगा रहे होंगे, ठीक है। बट जब यहाँ सॉलिड के केस में देखते हैं तो बस एक सिंपल डायरेक्शन में लग रहा है। अभी क्या करेगा, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आपको एग्जाम में पूछ देगा। तो इस मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि एग्जाम में ये पूछ सकता है, वो पूछ रहा है, ताकि आप एक्वेंटेड हो उस चीजों से कि कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। वो पे चीज समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। Pressure exerted in the confined mass of the fluid is translated undiminished in any direction। तो प्रेशर जब confined mass पे इंक्रीज लगाया जाता है, वो ट्रांसफर होता है बिना कम हुए, अनडिमिनिश मतलब बिना कम हुए, इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। ये अगेन सेंटेंस को ध्यान में रहता है, प्रेशर एक्सर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड। जो कन्फाइंड बंधा हुआ अगर एक फ्लूइड है, उसमें जो अगर मैंने प्रेशर एग्जर्ट किया, तो वो जो ट्रांसमिट होते हैं अनडिमिनिश्ड इन ऑल डायरेक्शन। कि अगर मान लिए कि जैसे मान ली कि कन्फाइंड कन्फाइंड है, ऊपर से बंद है, ठीक है। मैंने कहीं पे भी फोर्स लगाया इसके अंदर में, पानी पे, तो चारों तरफ जो पानी फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा, ठीक है। सेम वही बोल रहा है कि प्रेशर एग्जर्टेड इन एनी कन्फाइंड मास ऑफ द फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड ऑन ऑल डायरेक्शन। कि अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूं तो ये फोर्स यहाँ पे भी एग्जर्ट करेगा, यहाँ पे भी करेगा, यहाँ पे भी करेगा, मतलब चारों तरफ करेगा। आई होप ये चीज समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बायोन्सी, कि जिसके कारण आप फ्लोट कर पाते हैं। बायोन्सी क्या होता है, सबसे पहले बायोन्सी को समझते हैं। ऑफ थ्रस्ट जो बायोंट फोर्स लगता है, अगर मान लिए कि मैंने कोई ऑब्जेक्ट को एक पानी के ग्लास में डाल दिया एंड इट स्टार्टेड फ्लोटिंग, एक खुद छालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं वो तैरना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब तैरना स्टार्ट कर दिया तो उस पे क्या होगा, बॉडी का वेट रहा होगा, तो इसको तो सिंक कर जाना चाहिए। बट कुछ एक फोर्स लगता है फ्लूइड के द्वारा, जिसको बोलते हैं बायोंट फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। आपको ध्यान में रखना, अपथ्रस्ट बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, बायोंट फोर्स बोल सकते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द फोर्स ऑफ बायोन्सी व्हेन दे आर इमर्ज्ड इन फ्लूइड। किसी भी चीज को अगर डाल दोगे, जैसे आप भी पानी में देखोगे तो आप हल्का महसूस कर रहे होगे, क्योंकि वेट यहाँ पे लग रहा है आपका, और एक नीचे से थ्रस्ट लगता है जिसको बायोन्स फोर्स बोलते हैं, तो आप वेटलेस थोड़ा सा कम महसूस कर रहे हो, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। Why object float or sink when they place on the surface of water। कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी को रखते हैं तो डूब जाता है, किसी को रखते हैं तो छाला जाता है, तैरने लगता है, तो क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए क्या करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है, समझते हैं कि व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका खुद का मास हो रहा होगा, अगर इस सेम मास का जो ये पानी फ्लूइड है, अगर इसको डिस्प्लेस कर देगा तो ये छाला जाएगा, ये तैरने लगेगा। और अगर ये उतना मास नहीं डिस्प्लेस कर पाता है तो ये सिंक इन हो जाएगा। बस इसी चीज को ध्यान में ऑप्शन में दे देगा, सेम चीज। अब जैसे मान लिए कि मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे पानी में आप तैरना सीखते हैं, तो हाथ पांव क्यों मारते हैं, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा वो पानी डिस्प्लेस करना चाहते हैं। अगर अपने वेट के बराबर पानी को डिस्प्लेस कर देंगे तो आप तैरने लगेंगे। दैट इज द कॉन्सेप्ट, इट इज यूज, इट्स अ वेरी सिंपल, ठीक है। ये डेंसिटी क्या हो गया, डेंसिटी क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी लेस देन द लिक्विड फ्लोट ऑन द लिक्विड। अब जैसे मान लिए कि पानी का कुछ डेंसिटी रहा होगा और एक जो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी रहा होगा। अगर पानी का डेंसिटी ज्यादा है ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से, ठीक है, तो क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा। अगर डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम हो किससे, पानी के डेंसिटी से, पानी का वाटर के डेंसिटी, तो क्या करने लगेंगे, फ्लोट करने लगेंगे। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे आपने डेड सी के बारे में सुना हो, डेड सी में क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है, तो उसके कारण से उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। तो उसमें जब इंसान जाता है तो उसमें फ्लोट करना इजी हो जाता है, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें फ्लोट करना आसान हो जाता है, ठीक है। द ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन द लिक्विड सिंक इन द लिक्विड। ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी ग्रेटर देन द लिक्विड, जिसका लिक्विड से ज्यादा होगा। अब लिक्विड से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, लिक्विड से उसका डेंसिटी ज्यादा हो गया तो सिंक कर जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को लेकर के बता देते हैं, वही अभी मैंने बताया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, फ्लोटिंग शिप, बायोन फोर्स लग रहा है,
एंड वेट ऑफ द शिप, अब जैसे अभी बताया कि ये तो पानी लगा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, बॉयंट फोर्स, और ये क्या हो गया, वेट ऑफ शिप हो गया। अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल ऑफ द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। ये अब ये कितना होता है, ये जो आपका बायोंट फोर्स होता है, ये फोर्स अप्लाइड बाई क्या होता है कि जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, तो पानी कितना डिस्प्लेस हुआ, उसका डेंसिटी डी है, और जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है तो वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया इनटू जी, तो इसी को बायोंट फोर्स बोलते हैं। सिंपल कि जितना पानी डिस्प्लेस किया उसको बोलेंगे बायोंट फोर्स। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब बोलते हैं साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ द वर्क। अब वर्क को रिलेटेड अगर कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, तो टू कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड टू बी वर्क डन। वर्क के लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या हो गया, फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, कि उस पर कुछ न कुछ फोर्स लगना चाहिए। और दूसरा क्या है, ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तभी आपको साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स में वर्क को तभी बोलेंगे कि वर्क किया गया है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, दो कंडीशन। तो ये आपको एग्जाम में यही ऑप्शन में दे देगा, पूछेगा एक तीसरा दे देगा और पूछेगा कि किस दो कंडीशन पे रेफर करता है। तो आपको ये क्या कहते हैं, यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने होते हैं कि फोर्स शुड एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड। एक तो फोर्स लगना चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन का क्या होता है, अब जैसे वर्क डन का एक पढ़ लेते हैं थोड़ा। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब कि कोई फोर्स लग रहा है, उसमें जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, वर्क डन। आपको वर्क डन निकालना होगा तो क्या बोलेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट में फोर्स लग रहा है तो क्या बोलेंगे, निगेटिव डिस्प्लेस, निगेटिव वर्क डन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये वर्क डन हो गया। ठीक है, अब आगे लग रहा है, अब मान लीजिए फोर्स इधर लग रहा है और मूवमेंट इधर हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन सेम करेंगे लेकिन आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा। एनर्जी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट दैट पोजेस एनर्जी कैन एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द अनदर ऑब्जेक्ट, कि जिसके पास खुद एनर्जी रहेगा तभी वो फोर्स को एक्सर्ट कर सकता है। ठीक है, when when this happen energy is transformed from one to another, कि एनर्जी आपने सुना होगा कि एनर्जी नेवर गेट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी क्या करता है, इट नेवर कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ठीक है ना, इट कैन ओनली चेंज इट्स फ्रॉम फॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, अब एक दिया हुआ है कि द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैड द, जैसे मान लीजिए किसी को कैपेसिटी टू वर्क है, ठीक है, had the capacity to work, this implies that the object possess the energy that can do। मतलब जिसके पास एनर्जी होगा वही काम कर सकता है। ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, एनर्जी, आपको यही सब चीज को ध्यान में रखना है। अब आ जाते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज दस मेजर इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कि जितना उसकी कैपेसिटी वर्क करने की उसी को क्या बोलते हैं, मतलब वही उसी को बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, अब जैसे इसका यूनिट समझ लेते हैं। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट होता है जूल। जे से क्या बोलना, जूल। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 जूल ऑफ द वर्क। तो अगर 1 किलो जूल दिया हुआ है कहीं पे तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, ग्राम है तो उसको किलोग्राम में कितना हो जाता है, 1000 ग्राम होता है। वैसे ही अगर जूल में है तो किलो जूल में कितना हो गया, 1000 जूल हो गया। ठीक है, अब फॉर्म ऑफ एनर्जी आता है कि हमारे पास दो फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। जैसे एक हो गया कैनेटिक एनर्जी। कैनेटिक एनर्जी किसके कारण आता है, मूवमेंट के कारण कर, अगर बॉडी में मूवमेंट है तो क्या हो गया, और इसको बोलते हैं कैनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये खुद के अपने स्टेट ऑफ बीइंग के कारण होता है, कि जैसे अगर जो पड़ा हुआ है वहां कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप पहाड़ पे चढ़े, तो जैसे ही आप पहाड़ पे चढ़े तो आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। ठीक है, तो एक क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे कैनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। और अगर पोटेंशियल एनर्जी मुझे बोलना होगा तो मेरा मास एम है और मैं ऊपर गया और ग्रेविटी लग रहा है इतना, मैंने एम जी, और मान लिए कि एच हाइट ऊपर गया है तो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, एम जी एच। और कैनेटिक एनर्जी कितना हो गया, तो अगर बॉडी मूवमेंट कर रहा है तो क्या बोलेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर, एक कैनेटिक एनर्जी हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है,
कि जैसे मैंने पहाड़ पे चढ़ा, जैसे कि सर्टेन हाइट पे गया, तो वहां पे स्टोर एनर्जी हो गया। अगर स्प्रिंग को मैंने प्रेस किया, स्प्रिंग जो था उसको मैंने प्रेस किया, तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई। जैसे ही आप छोड़ेंगे स्प्रिंग वहां से क्या करेगा, तुरंत से फैलेगा। दैट एंड वो अपना जो जो भी स्टोर्ड फोर्स होता है तुरंत से उसको ट्रांसमिट करता है। तो इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको। Kinetic energy is possessed by the object due to the motion. Kinetic energy किसके कारण से होता है, मोशन के कारण से होता है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो। समझ रहे हैं इस चीज को, कि अगर एक बॉडी तेजी से मूव कर रहा है तो ज्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हुसैन बोल्ट बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो भाई वो ज्यादा वर्क कर रहा है, ज्यादा एनर्जी लग रहा है उसमें, ठीक है। एंड मूविंग बुलेट, ब्लोइंग विंड, रोटेशनल व्हील, स्पीड, ये सभी को एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे फॉलिंग ऑफ कोकोनट, स्पीड ऑफ कार, रोलिंग स्टोन, ये सब आपको एग्जांपल दिया हुआ है। रनिंग ऑफ एथलीट, ये आपको कैनेटिक एनर्जी के एग्जांपल दिया हुआ है। जहां पे भी पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है तो उसको बोलते हैं कैनेटिक। तो हाफ एम बी स्क्वायर क्या हो गया, कैनेटिक एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, ये एनर्जी स्टोर्ड होता है ड्यू टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। अब क्या हो रहा है कि वर्क उसी पे किया जा रहा है, स्टोर ड्यू टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अगर पहाड़ पे चला तो क्या हुआ, वर्क डन हुआ मेरे पे, और वो क्या हो गया, एनर्जी के फॉर्म में क्या हुआ, स्टोर्ड हो गया। जैसे मान लीजिए कि एक अगर बच्चा पहाड़ चढ़ रहा है, ठीक है, तो अब क्या, जैसे ही आ रहा है तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो रहा है, और जैसे ही ये ऊपर आ गया तो अब इसमें एनर्जी स्टोर हो गया। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया एम जी एच, ये हो गया मेरा एच हेड। अब जैसे ही ये नीचे आ रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या कम हो रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, अब ये तेजी से मूव करने लग रहा है जिसका वेलोसिटी भी है। तो अब क्या बोलेंगे, हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये इस कैनेटिक एनर्जी से मूव करने लग रहा है। आई होप ये चीज समझ में आया होगा। स्ट्रेच से रबर बैंड, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हो गया। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। बैंड इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। विंड, क्या, विंडिंग द की ऑफ द टॉयर, अगर मान लिए कि वाइंडिंग द की ऑफ द टॉयर, कि अगर अगर जो खिलौने की चाबी अगर दे देंगे फिर उसके बाद वो कार मूव करने लगता है, तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, ठीक है। आपको मैंने ये सब येलो से हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि एग्जाम में क्या करेंगे, यही स्टेटमेंट पूछेंगे और ऑप्शन में दे देंगे, ठीक है। बिकॉज इट्स ऑल बिलोंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। अभी आपको मैंने बताया कैनेटिक एनर्जी क्या हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मैंने कितना बताया, एम जी एच। ये भी एक वर्क डन हुआ, ये भी वर्क डन क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इंटू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में। कैनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, कि जैसे मैंने बताया कि एनर्जी क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है वन फॉर्म टू अनदर, इट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। इट कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कभी भी नए बनाया जा सकता है, न डिस्ट्रॉयड। एक क्या होता है, एक मूवमेंट होता है। जैसे यहाँ केमिकल, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ पे आइसक्रीम है, इंसान ने खाया और इमोशन चलने लगा है, उसको एनर्जी मिला, तो क्या हुआ, एनर्जी जो आइस के फॉर्म में वहां पे स्टोर्ड थी, यहाँ मूवमेंट हो गया। जैसे सनलाइट हो गया, सनलाइट से क्या हो गया, सनलाइट से क्या किया, प्लांट ने क्या किया, यहाँ से सन का जो रेडिएशन है उससे एनर्जी लिया और वो खुद से क्या किया, खाना बना लिया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपने फ्यूल लिया और उससे कार मूव करने लगा, ठीक है, कार मूव करने लगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, अब वही एनर्जी क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। आप आपका जो थर्मल बैटरी होता है, लैपटॉप चार्ज होता है, तो ये जब चार्ज होने लगता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, और फिर उसको क्या करते हैं, लाइट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, अलग अलग फॉर्म में कर लेते हैं। आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। अभी आपको मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताया था, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क बता रहे हैं, कि जिस रेट से काम को किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, पावर। द रेट एट विच यू आर डूइंग द वर्क, जिस रेट से वर्क को किया जा रहा है उसी को पावर बोलते हैं। रेट ऑफ डूइंग द वर्क, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, किस रेट से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, इसका यूनिट पावर का क्या होता है, वॉट। देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। इसका सिंबल क्या होता है, डब्लू, नोटेशन क्या होता है, डब्लू।
ठीक है, वॉट हो गया। पावर इज 1 वाट व्हेन द रेट ऑफ कंजक्शन ऑफ एनर्जी इज 1 जूल पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर उसका एनर्जी किस रेट से चल रहा है, 1 जूल पर सेकंड स्क्वायर से, 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यही वाट बोलते हैं। ठीक है, अगर 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी खर्च हो रहा है, इसी को क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ठीक है, आई होप इसको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मैंने बता दिया। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब जैसे किलोवाट क्या हो गया, किलो जहां भी लगता है उसमें 1,000 से मल्टीप्लाई, वाट से किलोवाट 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही सेम फॉर्मेट में लिखा हुआ है, 1 किलोवाट इक्वल टू 1,000 वाट। अब 1 किलोवाट में क्या दिया हुआ है, 1,000 जूल सेकंड। अभी मैंने आपको बताया कि जूल पर सेकंड को ऐसे लिख सकते हैं, ये जूल परसेंट क्या हो गया, वाट हो गया। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं, 1,000 जूल हो गया तो कितना हो गया, 1,000 वाट। 1,000 वाट को क्या बोल सकते हैं, जैसे 1 जूल है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 जूल वाट हो गया। 1,000 जूल अगर मैं लिख देता हूं जूल पर सेकेंड, तो ये क्या हो गया, 1,000 वाट हो गया। ठीक है, 1,000 वाट को क्या लिख सकते हैं, 1 किलोवाट लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आया होगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन, एक होता है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। देखिए ये सब एग्जाम में पूछ देता है, कभी कभी एग्जाम में आपको आपको बहुत बीपीएससी में अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है। आपको सब सिर्फ यही पूछेगा तो क्या होता है, किलोवाट आवर। आपको कभी भी पूछेगा कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो किलोवाट आवर होता है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है एनर्जी, जब जब भी कभी एनर्जी को लिखना होता है किसके लिए, कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट एनर्जी इज यूज इन 1 आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर क्या हुआ, 1 किलोवाट जो एनर्जी यूज हुआ 1 आवर में, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी को लेकर के बताते हैं एट द रेट ऑफ 1,000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कन्वर्जन बता दिया था, 1 किलोवाट पावर 1 आवर में 1 किलोमीटर 1 किलोवाट कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर। आपको ये चीज बताया जा चुका है। अच्छा ठीक है, 1 किलोवाट आवर है तो 1 किलोवाट हो गया, ये आवर हो गया। आवर को क्या लिख सकते हैं, 3600 सेकेंड लिख सकते हैं, 16 into 60। तो यहां से आपको कितना आ जाएगा, अभी जब मैं इसको वाट सेकेंड लिख दिया, जैसे मैंने क्या बोला था अभी आपको, वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है। अब इस सेकंड को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मुझे क्या क्या मिल जाएगा, वॉट सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या जूल निकल जाएगा। तो यहाँ 3600 है, तो यहाँ जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, वॉट सेकंड बन गया। वॉट सेकंड को क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, वही लिख दिया। तो यहाँ से जूल कितना आ गया, 3.6 इंटू 10 to the power 6। इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 to the power। ठीक ठीक है, द यूनिट ऑफ द जूल इज टू स्मॉल एंड हिंस द इनकन्वीनियंट टू एक्सप्रेस द। कभी भी यूनिट क्यों रखा जाता है, इट्स जस्ट टू पुट एनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ रीडेबल फॉर्म, क्यों रीडेबल फॉर्म में हो जाए। ठीक है, इसलिए रखा जाता है। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से डील करने की कोशिश की है, और मैंने पूरे आई थिंक इस चीज को जस्टिस दी है। स्टिल यू गॉट टू एनी लाइट एनी प्रॉब्लम, यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, यू कैन हिट द लाइक बटन, और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम। एंड किसी भी तरह का डाउट हो, यू कैन मैसेज देयर, आई विल बी रिस्पॉन्डिंग टू योर क्वेरी। एंड आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। मैं इससे रिलेटेड जो है आगे आने वाले एग्जाम जब पास आने वाले ही होंगे, आप लोग का जैसा रिस्पांस रहेगा उस पे हम लोग जल्दी से स्पेक्ट्रम का पूरा सीरीज आपको सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो उससे आपको एक और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जैसे ही एग्जाम में देखेंगे आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, और डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। टिल देन, बाय, थैंक यू सो मच।